तो मेरा नाम श्रीजा घोष है और मैं यहाँ पे आईआईटी की स्टूडेंट हूँ और मैं आप लोग को आज पहला चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, पहले तो अगर किसी को जवाब पता है तो आप दे सकते हैं। यस मैम। बताइए। मैम, जब एक या अनेक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हाँ, एकदम सही जवाब। तो रासायनिक अभिक्रिया आपके चारों ओर हो रही होंगी, आपके इर्द गिर्द, आपके घर में। आप जब सांस ले रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं तो आपका खाना जब पच रहा है, हर एक जो चीजें हो रही हैं आपके आसपास, हर एक रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रकार है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन जो है, बेसिक परिभाषाएं हम लोग सारी देखेंगे। फिर हम लोग रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, किस तरीके से एक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का पूरा कंटेंट रहेगा। ये टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि अभी एक बच्चे ने बताया कि कोई भी दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, आपकी किताब में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो हमारी दिनचर्या में हमें दिखता है, जो कि छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हो रही है। जैसे कि आपकी किताब में लिखा है गर्मियों में दूध अगर रूम टेम्परेचर पे अगर कमरे के ताप पे रख दिया जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, दूध फटने लगता है, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस तरीके से अगर लोहे की कील हम बाहर छोड़ दें तो आपने देखा है लोहे की कील हो या कोई भी लोहे का सामान हो, उस पे जंग लग जाती है। जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो वो लोहा वायु में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और जंग लग रही है लोहे के ऊपर। ठीक है, तो जो जंग है वो एक नया पदार्थ बना लोहा और ऑक्सीजन के अभिक्रिया से। ठीक है, इस तरीके से क्या आप मुझे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? आपके पास कोई उदाहरण है जो आपकी किताब में नहीं लिखा है, उसके अलावा आप कुछ बता सकते हैं? कोई एक अभिक्रिया जो आपने देखी हो, आपके आसपास हो रही हो? मैम, जैसे मैम नौसादर में मैम चूने को मिलाकर अंगूठे पे रगड़ते हैं तो मैम हाँ एक प्रकार की भ्रूण गंधक का मैम महसूस होती है जो कि मैम अमोनिया होती है। हाँ, तो वो भी एक अभिक्रिया हुई, है ना। अच्छा, और साधारण उदाहरण लेते हैं। साबुन यूज करते हो, साबुन तो सब लोग यूज करते होगे, हाथ धोते होगे, कपड़े धोते होगे साबुन से, है ना। तो कभी भी हाथ पे तेल लगा हो और साबुन से धोते हैं तो धुल जाता है ना, वो तेल की चिकनाहट हट जाती है ना। हाँ, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस तरीके से आपका सांस लेना, खाने का पचना, कोई भी कभी सेब काट के रखा हो, देखा है सेब ऐसे भूरा हो जाता है, सेब थोड़ा सा काला होने लगता है अगर सेब को काट के मैं बाहर छोड़ दूं खुला, देखा होगा ना। तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो बहुत सारी साधारण चीजें जो आपके आसपास हो रही है, सारी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रकार है। ठीक है, तो और ये रासायनिक अभिक्रिया हम जब कहते हैं, अभी आपने जैसे बताया कि दो पदार्थ के मिलने से नए पदार्थ का निर्माण हुआ, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वो एक परिवर्तन है। अब परिवर्तन हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, है ना। परिवर्तन हमारे पास दो तरह के होंगे, भौतिक और रासायनिक। अभी बताइए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में फर्क क्या होता है? ये तो पढ़ा होगा ना पिछले क्लास में, 9th क्लास में पढ़ाया था।
हम रासायनिक में नया पदार्थ बनता है और भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता है। हाँ, रासायनिक में नया पदार्थ बनता है, भौतिक में उसी पदार्थ का सिर्फ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो भौतिक उसकी कैरेक्टर्स हैं, वो सिर्फ चेंज होती है। तो अभी हमने कोई पेपर लिया और पेपर को फाड़ दिया, तो वो पेपर रासायनिक रूप में वो पेपर ही रहेगा, लेकिन अभी वो एक जुड़े हुए पेपर से अभी एक दो टुकड़े हो गए हैं उस पेपर के, तो वो एक भौतिक परिवर्तन हुआ पेपर का। ठीक है, लेकिन अगर अभी मैंने उस पेपर को लेके जला दिया या उसको किसी और चीज से उसकी अभिक्रिया कराई, तो फिर वो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्योंकि हमें उसके बाद एक नया पदार्थ मिलेगा। ठीक है, समझ आ रही है ये बात? तो हमारे पास परिवर्तन के दो रूप हैं, भौतिक और रासायनिक। जब हमारे पास रासायनिक परिवर्तन हो रहा है किसी चीज में, तब उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जब भी परिवर्तन रासायनिक रूप में हो रही होगी, तब वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो अभी आपकी किताब में कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, तीन क्रियाकलाप दिया हुआ है। आपने देखा होगा अपनी किताब में 3 क्रियाकलाप दिया हुआ है। पहले वाले से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला वाले में क्या बोला है, अगर हम एक मैग्नीशियम के रिबन को लें, एक मैग्नीशियम के टुकड़े को लें और उसका दहन करते हैं, तो क्या होगा? अगर हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं, तो क्या होगा? मैग्नीशियम का दहन। ठीक है, क्या होगा? मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो मैग्नीशियम का दहन जब करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तब 2 चीजें हमें नजर आएंगी। एक चमकदार श्वेत लौ, एक बहुत ही चमकती हुई सफेद रंग की लौ दिखेगी हमें। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? चमकदार श्वेत लौ या व्हाइट डैजलिंग फ्लेम। ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन को हम लेके जलाएंगे, जब उसका दहन करेंगे, तब आपको एक चमकती हुई सफेद रंग की लौ नजर आएगी। ठीक है, और उसके बाद वो जल के जो राख बनेगा, अगर आप उस राख को एक अलग डिश में, एक वॉच ग्लास में अगर आप कलेक्ट करते हैं, उस राख को आप इकट्ठा करते हैं, वो जो राख बनेगी वो होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो जो एक सफेद रंग की राख, एक श्वेत चूर्ण मिलेगा आपको, वो होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख। तो जब मैग्नीशियम को हम दहन कर रहे हैं, तो वायु के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो वहां पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीशियम है और हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो हमारे पास जो राख बनेगी, वो बनेगी हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 2 और उदाहरण दिए हुए हैं आपकी किताब में, उनको भी देख लेंगे। तो ये पहला उदाहरण था जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई और हमें क्या मिला? हमें एक श्वेत चूर्ण मिला जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण था। ठीक है, तो पहला उदाहरण समझ आया। पहली क्रियाकलाप जो आपकी किताब में दिया हुआ है, उसमें मैग्नीशियम रिबन का दहन हुआ
ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हुआ तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई, जिससे हमें एक श्वेत चूर्ण मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा था तब हमें उसमें से एक चमकदार श्वेत लौ मिली। ठीक है। दूसरी क्रियाकलाप जो है, दूसरी क्रियाकलाप पे आप देखिए, उसमें बोला है एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। तो क्या होगा हमारे पास, लेड नाइट्रेट का घोल लिया और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दिया। तो क्या बनेगा हमारे पास, नया पदार्थ क्या बनेगा इसमें, लेड नाइट्रेट का घोल पोटेशियम आयोडाइड के घोल के साथ मिलाने पे हमें कौन सा नया पदार्थ मिलेगा, बता सकता है कोई? ठीक है, मैं बता देती हूँ। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को हम जब मिलाएंगे तो हमें मिलेगा लेड आयोडाइड। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, लेड आयोडाइड। ठीक है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाने पे हमें मिलेगा लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड कैसा दिखेगा, लेड आयोडाइड हमें एक पीले रंग के अवशेप के रूप में दिखेगा। कैसा दिखेगा, जब हम एक बीकर लेंगे या एक फ्लास्क लेंगे, कोई भी एक कांच का हम बर्तन लेते हैं और उसमें हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिलाते हैं तो हमें एक पीले रंग का अवशेप बनता हुआ दिखेगा। ये कैसा दिखेगा, ये हमें पीला अवशेप के रूप में दिखेगा। ठीक है, एक पीले रंग का सॉलिड बनता हुआ दिखेगा, उसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट बनना। ठीक है, और लेड आयोडाइड का वो पीला रंग होगा, पीला कलर होगा। ठीक है, तीसरी क्रियाकलाप में क्या बोला है, तीसरी क्रियाकलाप उसका देखिए एक चित्र भी बना हुआ है। उसमें बोला है हम अगर दानेदार जस्ता या दानेदार जिंक लेते हैं, जिंक एक मेटल है, एक धातु है। ठीक है, अब उस जिंक में अगर हम कोई भी तनु अम्ल डालते हैं, कोई भी तनु अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, अगर हम जिंक में कोई भी तनु अम्ल डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये है तीसरी क्रियाकलाप, उसका चित्र बना हुआ है। देखिए आप अपनी किताबों में किस तरीके से इस अभिक्रिया को करना है। हम खुले में नहीं कर सकते इसको, क्योंकि अम्ल हमारे शरीर के लिए, हमारे त्वचा के लिए हानिकारक होता है। अगर अम्ल हमारे स्किन पे गिरेगा तो हम जल सकते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमारे पास कुछ नए तरीके के कांच के बर्तन होते हैं लैब में, जिसको ही इस्तेमाल करके हम लोग ये अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अभिक्रिया क्या होगी, अगर हम जिंक को तनु अम्ल के साथ मिलाएं, किसी भी तनु अम्ल के साथ, मान लीजिए अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जिंक क्लोराइड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अभी ये हाइड्रोजन गैस जो आपके किताब में चित्र बनी है, आप उसमें देख सकते हैं ऊपर एक पतली सी ट्यूब लगी हुई है, पतली सी कांच की नली लगी हुई है। जब उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो आपको वो नजर आएगी बुलबुले के रूप में। ठीक है, और अगर आप उस समय उस कांच की परख नली को छू के देखते हैं तो आपको उसका तापमान बढ़ते हुए प्रतीत होगा। ठीक है, वो गर्म महसूस होगा आपको। क्यों गर्म महसूस होगा, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है उससे बनने वाली एनर्जी, जो उसमें से हीट निकल रही है, उसमें से जो गर्माहट निकल रही है, वो आपको महसूस होगी।
ठीक है, तो ये थी 3 अभिक्रियाएं जो कि 3 उदाहरण हैं रासायनिक अभिक्रिया के। लेकिन इन सारी अभिक्रियाओं से हमें पता क्या चला? इन सारी अभिक्रियाओं से हमें क्या पता चला कि कुछ क्राइटेरिया है, कुछ नियम है जिसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अभी अगर आप पहले वाले उसमें देखें, पहले वाली क्रियाकलाप में देखें तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन या गैस का निकास और तापमान में परिवर्तन, ये 4 चीजें हैं जो कि हमें बताती है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब उन चारों में से कौन सी पहली चीज हो रही है इस अभिक्रिया में? इस अभिक्रिया में हमें रंग का परिवर्तन दिखा है। इस अभिक्रिया में हमें रंग का परिवर्तन दिखा है। दूसरी अभिक्रिया में हमें क्या दिखी? दूसरी अभिक्रिया में भी हमें रंग का परिवर्तन दिखा, उसके साथ साथ हमें अवस्था का भी परिवर्तन दिखा। ठीक है, ये दोनों हमारे पास लिक्विड घोल रूप में थे, घोल लिया था हमने, लेड नाइट्रेट का घोल लिया था और पोटेशियम आयोडाइड का घोल लिया था। लेकिन हमें जो नया पदार्थ जो मिला वो एक अलग रंग और एक अलग अवस्था में मिला। तो इसमें रंग के परिवर्तन के साथ साथ अवस्था की भी परिवर्तन हुई है। ठीक है, रंग के साथ साथ अवस्था में परिवर्तन हुई। और तीसरी, ये थी दूसरी और ये थी तीसरी। तीसरी अभिक्रिया में हमें क्या पता चला? तीसरी अभिक्रिया में गैस का निकास हो रहा है। हाइड्रोजन एक गैस है तो यहाँ पे गैस का निकास हो रहा है। गैस का निकास हो रहा है और दूसरा चीज क्या हो रहा है, क्या बताया था मैंने? तापमान का बढ़ना। तो तापमान में परिवर्तन। ठीक है, इसमें तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तो हमने 4 चीजें देखी, 3 अभिक्रियाओं के उदाहरण में हमने 4 चीजें होती हुई देखी। पहला क्या था? पहला था अवस्था में परिवर्तन। लिख लीजिए आप लोग, ये चार प्रेक्षण हमें बताएगा कि किसी भी जगह पे अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। अगर आपको कहीं भी रंग में परिवर्तन दिखे या अवस्था में परिवर्तन दिखे या तापमान में परिवर्तन दिखे या फिर आपको गैस का निकास होते हुए दिखे तो आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या क्या है चारों पॉइंट, फिर से बताइए। पहला पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन, तीसरा पॉइंट है गैस का निकास, और चौथा पॉइंट है, क्या है चौथा पॉइंट? ताप में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तो तापमान का बढ़ना या घटना दोनों ही एक रासायनिक अभिक्रिया को निर्देश करता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट बहुत जरूरी है आपको याद रखना। ये 4 पॉइंट आप कहीं भी, सिर्फ आपकी किताबों में या एग्जाम में नहीं, आप कहीं भी आप अपने आसपास अगर इन चारों पॉइंट में से कोई भी एक चीज होते हुए देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है सबको? किसी को कोई कुछ पूछना हो, किसी को कोई डाउट, कोई सवाल हो तो बताइएगा। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन ये क्या होते हैं वो देखे। तो रासायनिक एक बारी हम परिभाषा के अकॉर्डिंग चलेंगे।
रासायनिक परिवर्तन से स्टार्ट करते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं बताइए? हम ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों के साथ पदार्थ की रंग रूप में भी परिवर्तन हो। हाँ, तो पदार्थ के गुणधर्म में, पदार्थ के रंग रूप, किसी भी संगठन, किसी भी चीज में उसके परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो कोई ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थों का रासायनिक संगठन, जो रासायनिक कॉम्पोजिशन है उनका, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, ठीक है, रासायनिक संगठन या गुणधर्म, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, अगर उसमें कोई परिवर्तन आता है, तो जो प्रारंभिक पदार्थ है जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं, उस प्रारंभिक पदार्थ और जो नया पदार्थ बन रहा है, उन दोनों के अगर गुणधर्म में कोई परिवर्तन है या उन दोनों के रासायनिक संगठन, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसमें कोई परिवर्तन है, तो हम कहेंगे कि एक रासायनिक परिवर्तन हुई है। ठीक है, तो बनने वाले पदार्थ, जो नए पदार्थ हैं, नए पदार्थ का रासायनिक संगठन जिसको हम केमिकल कॉम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, नए पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा गुणधर्म, गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज, उसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर ये दोनों चीजें जो प्रारंभिक पदार्थ है उससे अलग हो, ठीक है, जिस पदार्थ से हमने शुरुआत की थी, अगर प्रारंभिक पदार्थ से अलग हो, अगर उससे भिन्न हो, तो हम कहेंगे एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होगी? रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं गुणधर्म प्रारंभिक पदार्थों से अलग हो, प्रारंभिक पदार्थों से भिन्न हो, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। समझ आ गई बात? सब लोग लिख सकते हैं ना ये? अगर एग्जाम में पूछा जाए, रटना नहीं है, ये चीजें समझ के लिखना है। ठीक है, तो क्या हो रही है, जो नया चीज बन रहा है, नया चीज शुरुआत जिस चीज से की थी उससे अलग है। किस रूप में अलग है? वो उसके रासायनिक संगठन में अलग है, उसके रासायनिक गुणधर्म में अलग है। ठीक है, लिख लोगे सब लोग? दूसरी चीज आते हैं हम लोग। दूसरी चीज अभी हमने क्या पढ़ी? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो अब जहां भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया, जहां पे भी हमें रासायनिक परिवर्तन नजर आ रहा है वहां पे एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया वो है जिनमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसा कि हमें स्टार्टिंग में ही एक बच्चे ने बताया था कि जब दो नए पदार्थ मिलके एक तीसरा नया पदार्थ बनाए, तो अगर हमारे पास दो पदार्थ हैं A और B, और A और B मिलके एक नया पदार्थ बनाए C, तो उसमें हमें, और जो नया पदार्थ होगा उसके रासायनिक गुणधर्म और उसका रासायनिक संगठन जो प्रारंभिक पदार्थ है उनसे अलग होगा। तो जब एक रासायनिक परिवर्तन होगी, उस रासायनिक परिवर्तन में होने वाली अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है, तो नए पदार्थ की रासायनिक गुण मूल पदार्थ जो आपके प्रारंभिक पदार्थ होंगे उससे पूरी तरीके से अलग होंगे। ठीक है, समझ आ गया? तो रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया, ये दो चीजें समझ आ गई। अब हम लोग आएंगे एक नए टर्म पे, नए परिभाषा पे, जो है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है अभी, ये एक दिखाने का तरीका है। एक किसी भी अभिक्रिया को, अगर मैं अभी, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल्स जो दिए थे, यहाँ पे मैंने बोला था मैग्नीशियम का वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक वाक्य हो गया। अभी इस वाक्य को अगर मैं कोई हर एक अभिक्रिया को इस वाक्य के रूप में बताने लगूं, अभी दूसरी अभिक्रिया जो हमारी हुई थी, अगर मैं बोलूं लेड नाइट्रेट के घोल को पोटेशियम आयोडाइड के घोल में मिलाने से लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, तो ये बहुत लंबा वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को भी समझाने में आसान नहीं होगा। किसी को अगर मुझे बताना है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे, वो बताने के लिए क्या ये इतना लंबा सेंटेंस, इतना लंबा वाक्य इजी रहेगा बताना? तो उस चीज को आसान करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक सिंपल उदाहरण है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम समीकरण के रूप में दिखाएं तो वो एक उसका संक्षिप्त रूप होगा। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखना मुश्किल है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग संक्षिप्त करने की कोशिश करते हैं। तब जैसे हमारा पहला उदाहरण था, हम उस पे ही रहेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में दहन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। ये एक वाक्य हो गया। अभी हमको इसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? हम लोग शब्द समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम लोग शब्द समीकरण के रूप में? कैसे लिखेंगे हम लोग? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है और नया पदार्थ क्या बन रहा है? क्या बन रहा है नया पदार्थ? बताओ कोई। मैम मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, वही लिखा है मैंने यहाँ पे, कुछ अलग नहीं लिखा है। तो अभी मैंने क्या लिखा बोर्ड पे? अभी मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एक तीर बना के लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अभी इस प्लस और तीर बनाने का मतलब क्या हुआ? तो जो हमने जितनी भी हमारी अभिकारक थे, जो हमारी प्रारंभिक पदार्थ थे, जिनको हम मिला के एक नया पदार्थ बना रहे हैं, जो भी हमारे प्रारंभिक पदार्थ हैं, जिनको हम मिलाकर नया पदार्थ बना रहे हैं, जिनका रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं, उनको हम कहेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे हम लोग? अभिकारक। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हो गए अभिकारक। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गए? अभिकारक। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो नया पदार्थ बना है हमारे पास, उसको हम तीर की दाहिनी ओर लिखेंगे और उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। जो हमें नया पदार्थ मिला है, इसको हम बोलेंगे
उत्पाद। ठीक है, तो हमारे पास हो गए अभिक्रिया, एक अभिक्रिया में हमारे पास हो गए अभिकारक और उत्पाद, जिनको हम एक तीर की मदद से बाईं और दाईं तरफ लिखेंगे। बाईं तरफ हमारे पास अभिकारक हो जाएंगे और दाहिनी तरफ हमारे पास उत्पाद। ये बात समझ आ गई सबको? और अगर हमारे पास एक से अधिक अभिकारक हैं या एक से अधिक उत्पाद हैं, तो हम लोग उसके बीच में प्लस साइन का उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग उसको दिखा सके कि एक से ज्यादा अभिकारक मिलके एक नया उत्पाद या दो नए उत्पाद बनाए हैं। तो अगर उत्पाद की ओर भी अगर दो पदार्थ होंगे तो हम लोग उसको एक योग के चिन्ह से या एक प्लस के साइन से हम लोग दिखा सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे A प्लस B, फिर ये एरो, और फिर मैंने लिखा था C। ठीक है, तो यहाँ पे दो अभिकारक है और एक उत्पाद है। अगर मैं इसी तरीके से लिखूं A प्लस B गोज टू C प्लस D, तो इसका मतलब अभी मेरे पास दो अभिकारक और दो उत्पाद हो गए। ठीक है, तो जितने भी अभिकारक होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही अभिकारक हो सकता है या एक ही उत्पाद हो सकता है, जितने भी अभिकारक होंगे एक अभिक्रिया में और जितने भी उत्पाद होंगे एक अभिक्रिया में, उनको हम लोग प्लस साइन से अलग अलग करके लिखेंगे, उनको हम लोग योग चिन्ह से अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, और हम लोग बीच में अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान बनाएंगे, जिसका जो सर है, जो तीर का जो सर है, वो हमारा उत्पाद की तरफ इशारा करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि ये दोनों अभिकारक मिलके ये उत्पाद बना रहे हैं। ये बात समझ आई? ठीक है, तो ये एक रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका हुआ, लेकिन अभी भी ये बहुत संक्षिप्त तो नहीं लग रहा है। इसमें मैंने मैग्नीशियम, ये मैंने शब्द समीकरण लिखा है, तो मैंने मैग्नीशियम का शब्द, ऑक्सीजन का शब्द, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी शब्द के रूप में लिखा है, लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ा है। मैग्नीशियम एक खुद में ही बहुत बड़ा शब्द है, तो इसको और संक्षिप्त कैसे कर सकते हैं बताइए? शब्द की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? शब्दों की जगह हम मैम Mg प्लस, हाँ, तो ये Mg और O2 क्या है? मैम मैग्नीशियम और O2 मैम ऑक्सीजन। लेकिन उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम रासायनिक सूत्र। ठीक है, सूत्र। तो किसी भी पदार्थ का एक रासायनिक सूत्र होता है, तो मैग्नीशियम को हम Mg लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन को हम O2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम हर एक पदार्थ को एक संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं उसकी रासायनिक सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो हर एक पदार्थ का एक रासायनिक सूत्र होता है। तो अब जो मैंने पिछला रिएक्शन लिखा था, पिछली अभिक्रिया जो मैंने लिखी थी शब्द समीकरण के रूप में, ये शब्द समीकरण के रूप में मैंने लिखा था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, साथ में क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अभी इसको मैं और संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो मुझे पता है मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखते हैं। अभी ये कैसे लिखते हैं? ये आप लोग ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, हर एक पदार्थ का आपको
रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैग्नीशियम Mg होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम को M नहीं लिखना है, या ऑक्सीजन को O2 ही लिखना है। ऑक्सीजन को हम सिर्फ O नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहेगा तो वो O2 के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा होगा और आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आयरन को हम Fe लिखेंगे, ये चीजें पता होनी चाहिए। जिंक को हम Zn लिखेंगे, ठीक है। Zi नहीं लिखेंगे, Zn लिखेंगे। वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक बारी आपको अगर रासायनिक सूत्र मालूम है तो आप कोई भी रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, ठीक है। तो शब्दों की जगह अगर हम रासायनिक सूत्र का उपयोग करें तो रासायनिक समीकरण को हम और संक्षिप्त बना सकते हैं, हम उसको अधिक संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। और ये जो तीर बनाया है मैंने बीच में, तीर के दोनों ओर, अब आप देखिए, तीर के इस साइड हमारे पास, तीर के इस साइड हमारे पास है Mg और O2, तीर के बाईं तरफ हमारे पास है Mg और O2, और तीर की दाहिनी तरफ हमारे पास है MgO, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं तीर की दोनों ओर आप जो एलिमेंट्स हैं इनको गिनिए, कितने Mg है हमारे पास। तीर की बाईं ओर हमारे पास 1 Mg है, ठीक है। तीर के बाईं ओर हमारे पास 1 Mg है, तीर के दाईं ओर भी हमारे पास 1 Mg है। तीर के बाईं ओर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, लेकिन तीर की दाहिनी ओर हमारे पास 1 ही ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या पता चल रहा है कि तीर की दोनों ओर हमारा द्रव्यमान समान नहीं है, ठीक है। तीर के दोनों ओर अगर आप दोनों तत्वों के परमाणुओं को गिनिए तो तीर की बाईं ओर मेरे पास 1 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, और तीर की दाईं ओर मेरे पास 1 मैग्नीशियम और 1 ही ऑक्सीजन है। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर नहीं है। समझ आ रही है बात? और अगर दोनों तरफ का द्रव्यमान या दोनों तरफ की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक असंतुलित अभिक्रिया बुलाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इस अभिक्रिया को हम एक असंतुलित अभिक्रिया बोलेंगे। असंतुलित अभिक्रिया या असंतुलित समीकरण बोलेंगे, ठीक है। ये एक समीकरण है जो कि अभी संतुलित नहीं है। संतुलित क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ओर, तीर के दोनों ओर हमारे परमाणुओं की संख्या अलग है, तीर के दोनों ओर का द्रव्यमान अलग है। परमाणुओं की संख्या अगर सेम हो जाएगी तो द्रव्यमान भी बराबर हो जाएगा। समझ आई बात? तो अगर हम कोई ऐसी अभिक्रिया की समीकरण लिखते हैं जो कि संतुलित नहीं है, ये सिर्फ हमें दर्शा रहा है कि क्या अभिक्रिया हो रही है, इसमें अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, हमें सिर्फ इतना ही पता चल रहा है। लेकिन कितने अमाउंट में या कितनी संख्या होगी अभिकारक की और उत्पाद की, ये हमें नहीं पता चल रहा है। तो ये एक समीकरण का ढांचा है, ठीक है। ये एक कंकाली समीकरण या ढांचे के रूप में ही प्रस्तुत की हुई समीकरण है, ठीक है। तो इसको हम लोग ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण बुलाएंगे। ये हमारे पास पूरी संतुलित समीकरण अभी नहीं है। हमारे पास यहाँ जो समीकरण है ये अभी पूरी तरीके से संतुलित नहीं है, क्योंकि दोनों ओर की परमाणु की संख्या अलग है, दोनों ओर का द्रव्यमान अलग है।
तो इसको हम लोग ढांचा रासायनिक समीकरण या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण बुला सकते हैं। ठीक है, एक रासायनिक समीकरण क्या होता है? अगर मैं किसी को पूछूं एक रासायनिक समीकरण क्या होता है तो क्या जवाब दोगे? बताओ कोई एक जना। मैम, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले विकारकों तथा अभिक्रिया के फल को प्राप्त होने वाले उत्पादों को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, सही जवाब दिया है। अच्छा, अभी एक बारी मुझे कोई बताओ, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? मैम, नए पदार्थ का रासायनिक संग्रहण तथा गुणधर्म प्रॉपर्टीज प्रारंभिक पदार्थ से गुणतः भिन्न हो, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। हाँ, तो आता तो है, तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो? तब से माइक इधर से उधर फेंके जा रहे थे। जवाब दोगे खुद से तभी तो सीखोगे ना। और अभी तुमने जो देख के बोला है, अब तुम इस चीज को थोड़ा सा खुद से सोचो और अगली क्लास में मैं तुमसे पूछूंगी फिर से क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। अभी तुमने देख के बताया कि एक नए पदार्थ का रासायनिक संगठन व गुणधर्म प्रारंभिक पदार्थ से अलग हो, तो वही है रासायनिक परिवर्तन। तो कोई भी नई चीज जो बन रही है, वो जो हमारी शुरुआत की चीज है, जो प्रारंभिक चीज है, उससे अलग हो। किस रूप में अलग हो? उसके रासायनिक गुणधर्म के रूप में अलग हो। ठीक है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उससे अगर अलग होगी तो इसका मतलब एक केमिकल चेंज हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? रटने की कोशिश मत करो। अगर तुम लोग परिभाषा रटोगे तो कभी नहीं याद रहेगी। हाँ, बैठ जाओ तुम। हाँ, सही थी तुम्हारी परिभाषा। और बाकी जिसने नहीं भी जवाब दिया है, कोई बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं अभी कोई मार्क्स नहीं दे रही हूँ, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है तुम्हारा। मैं बस पूछ रही हूँ कि तुमको समझ आया है कि नहीं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक समीकरण, ये तीन चीजें हमने आज जो पढ़ी है, ये तीन चीजें तुम सबको समझ आ गई है या नहीं बताना। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन पता चल गया। अब किसी भी जगह पे अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वहां पे एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, और उस रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का तरीका है रासायनिक समीकरण के रूप में। ठीक है, रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं क्योंकि हमें कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में किसी को बताना है, अगर मुझे बताना है कि यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, अगर मुझे बताना है कि लोहे में अगर मुझे बताना है कि लोहे पे जंग लग गई है, तो मैं अगर इसको अभिक्रिया के रूप में बताने लगूं कि लोहे का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने के कारण जंग का निर्माण हुआ है, ये बहुत ही अजीब सा लगेगा सुनाई देने में। हमें समझ नहीं आ रही है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हमें तो सिर्फ ये बोलना है कि जंग लग गई है ना? लेकिन अगर हमें इसको रासायनिक रूप में बताना है, इसको हमें एक समीकरण के रूप में बताना है, अगर हमको किसी को समझाना है कि इसमें कौन सी समीकरण हो रही, कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो उसको हम एक संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, जिसमें हम लोहे का रासायनिक सूत्र लिखेंगे, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र लिखेंगे और जंग का रासायनिक सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में हम मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र लिखेंगे, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र लिखेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखेंगे। और इस तरीके से हम लोग को पता चलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब एक समीकरण में सबसे मूल बात आती है जब हम लोग एक अभिकारक और उत्पाद को तीर के द्वारा दोनों ओर
तीर के दोनों ओर हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा जरूरी बात आती है कि क्या सारे परमाणु की संख्या तीर के दोनों ओर बराबर है या नहीं। अगर तीर के दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर है तो हम लोग उसको बुलाएंगे एक संतुलित अभिक्रिया या संतुलित समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर तीर के दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर नहीं लिखी गई है तो वह एक असंतुलित समीकरण है और उसको हम लोग सिर्फ एक ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण बुला सकते हैं। वो एक सही रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने वाली समीकरण नहीं होगी। ये समझ आई? वहां पे हम लोग तो, और क्यों हम लोग नहीं दर्शा सकते ऐसे? क्या आवश्यकता है संतुलित रासायनिक समीकरण की, कोई बता सकता है? खुद से सोचो क्या होगा अगर दोनों तरफ हम बराबर मात्रा में हम ना लिखें सारे परमाणुओं को, हम बाईं ओर और दाईं ओर के परमाणु की संख्या हम बराबर ना करें तो क्या होगा? दिक्कत क्या है इसमें? इस तरफ एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो क्या हो गया? कोई बता सकता है क्यों हम लोग को संतुलित करना आवश्यक है? क्या जरूरी है संतुलित करने की? बताओ, कोई भी बताओ। ना तो नष्ट होता है और कोई परमाणु नष्ट नहीं होता है। हाँ, कोई परमाणु ना तो नया बनता है ना नष्ट होता है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ये आपने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, है ना? तो इसका मतलब किसी भी द्रव्यमान का हमें इसका मतलब दोनों तरफ द्रव्यमान सेम रखना है, दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर रखना है। ठीक है, ये बात समझ आई? यस मैम। तो द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। ठीक है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो हमें इसको किसी तरीके से चेंज करना होगा जिससे हमारे पास यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो, और मैग्नीशियम का भी नंबर इधर जो दाईं साइड है और बाईं साइड है दोनों सेम होना चाहिए। बाईं ओर और दाईं ओर जो दो परमाणु है इसमें, इस अभिक्रिया में हमारे पास 2 परमाणु है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, है ना? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो तीसरा तत्व भी बन रहा है उसमें भी 2 ही परमाणु है, मैग्नीशियम का परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु है। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि तीर की दोनों ओर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का नंबर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की संख्या सेम रहे। ठीक है, तो ये तुम सबका होमवर्क रहेगा, किस तरीके से हम लोग इसको संतुलित कर सकते हैं। मैं कल स्टार्ट करूंगी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी अब आप सबको ये समझ आ गया कि आवश्यकता क्या है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की, है ना? यस मैम। बताओ, संतुलित करने की आवश्यकता क्या है एक समीकरण को? मैम, संतुलित करने की आवश्यकता ये है, अगर हम लोग उसे संतुलित नहीं करेंगे तो एक परमाणु नष्ट हो जाएगा। परमाणु नष्ट नहीं होगा। संतुलित करने की आवश्यकता यही है क्योंकि हमारा किसी भी अभिक्रिया में हमारी जो द्रव्यमान है, जो एनर्जी है, वो ना ही बनाई जा सकती है और ना ही विनाश की जा सकती है। उसको हम सिर्फ एक रूप से दूसरी रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं। मैंने रासायनिक परिवर्तन पढ़ाया था। रासायनिक परिवर्तन में क्या बोला था कि एक पदार्थ एक दूसरे पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है और उस दूसरे पदार्थ की जो रासायनिक गुणधर्म है वो पहले पदार्थ से अलग है। ठीक है, लेकिन वहां पे सिर्फ परिवर्तन बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि एक नया पदार्थ कहीं और से आके बनेगा। एक पहले वाला पदार्थ एक दूसरे पदार्थ में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये बात सबको समझ आई? तो किसी भी चीज में
कोई भी अभिक्रिया हो रही है जो आपके आसपास कहीं पे भी किसी भी द्रव्यमान का कभी भी विनाश या कभी भी उसका क्या कहते हैं निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है, उसको हम सिर्फ एक रूप से दूसरी रूप में बदल सकते। तो हमें दोनों ओर, तीर के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर रखना है। द्रव्यमान बराबर रखने के लिए हमें परमाणु की संख्या बराबर रखनी है, क्योंकि अगर हम हर एक परमाणु का द्रव्यमान देखें तो अगर हम परमाणु की संख्या बराबर रखेंगे तो अगर हम परमाणु की संख्या बराबर रखें तो ऑटोमेटिकली हमारा दोनों ओर द्रव्यमान भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम यहाँ पे बराबर ही है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे बराबर नहीं है, वो आप लोग मुझे अगली क्लास में बताएंगे कि कैसे हम बराबर कर सकते हैं। अगली क्लास में मैं भी सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग किसी भी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं, और उससे पहले अगर किसी को आता है तो वो मुझे बताएगा कि किस तरीके से हम संतुलित कर सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन को, ठीक है। तो अभी ये सब समझ आ गया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं, और समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये 4 बातें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हमने यहां से स्टार्ट किया था रासायनिक परिवर्तन 2 तरीके के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। उसके बाद हमने 3 उदाहरण देखे थे रासायनिक अभिक्रिया के। उन 3 उदाहरण के बाद हमने देखा क्या क्राइटेरिया है एक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया बुलाने की। अगर कोई भी परिवर्तन हमें नजर आता है, हम किस तरीके से बता सकते हैं कि ये एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके लिए मैंने बताया था, अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, या रंग में परिवर्तन हो रहा है, या फिर अगर गैस का निकास हो रहा है, या तापमान में परिवर्तन हो रहा है, इन सारी बातों को हम देख के बता सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है यहाँ पे। तो हमने उसका उदाहरण भी देखा था पिछले जो क्रियाकलाप के अभिक्रियाएं थी आपकी, उसमें आपने देखा था किसी में रंग का परिवर्तन हो रहा है, एक नए रंग का अवशेप बन रहा है, किसी में अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, किसी अभिक्रिया में गैस का निकास हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, किसी अभिक्रिया में तापमान बढ़ रहा है। तो वो सारी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और उसके बाद हमने देखा समीकरण कैसे लिखते हैं, तो शब्द समीकरण के रूप में देखा, और उसके बाद हमने उसको और संक्षिप्त किया उसके रासायनिक सूत्र का इस्तेमाल करके, ठीक है। समझ आ गई है ना आज सबको। अब हम लोग अगली क्लास में संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। चलो, तो यहीं पे हम क्लास आज की खत्म करते हैं।